दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को सही मेमोरी टेक्निक्स ना रहने के कारण अच्छे मार्क्स लेना, अच्छे परसेंटेज लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर इन्हीं बच्चों के पास अच्छे मेमोरी टेक्निक्स होते तो उनके परसेंटेज अच्छे आते और इससे उनका करियर और फ्यूचर डिसाइड होता है। इसीलिए मैंने 7 अलग अलग साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक्स लॉन्च की हैं इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को पूरा देखिए। इन टेक्निक्स को अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है, तो मुझे उम्मीद है कि उसका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बेहतर होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। मेमोराइजेशन टेक्निक्स फाउंडेशन क्लास। अक्सर माँ बाप मेरे पास ये दिक्कत लेके आते हैं कि उनके बच्चे टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स जैसे कि आईपैड हो, मोबाइल हो, इसको बहुत आसानी से ऑपरेट करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए आंसर्स याद करने में न जाने उनकी इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है। इससे उनके एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस पुअर होता है। इस प्रॉब्लम को समझने के पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेमोरी का प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करता है, याददाश्त कैसा काम करती है। मेमोरी के प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है एनकोडिंग। एनकोडिंग वो स्टेप है जिसमें हमारा दिमाग किसी भी नई इंफॉर्मेशन को या नई मालूमात को एक रजिस्टर में एंटर करता है। एनकोडिंग का बेसिक मतलब है कि रजिस्टर करना। इसका सेकंड स्टेप है स्टोरेज। तो फिर जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन एनकोड की गई है, रजिस्टर की गई है, वो जाती है स्टोरेज में। और तीसरा स्टेप है रिकॉल। तो जब किसी इंसान को पहले सीखी हुई चीज़ को अब एग्ज़ाम में लिखना हो या किसी के सामने बोलना हो, तो दिमाग उस फाइल को या उस रजिस्टर को ओपन करता है और जो पहले लिखा गया था उसको पढ़ के इन्फॉर्मेशन देता है। इसको हम बोलते हैं रिकॉल। एग्जाम्स में एक्चुअली मेमोरी के प्रोसेस का तीसरा हिस्सा जो है रिकॉल, उसको टेस्ट किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट आंसर्स रिकॉल नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि मेमोरी के प्रोसेस में शायद उसके पहले 2 स्टेप में कुछ गड़बड़ी हुई है। अगर मेमोरी के प्रोसेस में एनकोडिंग के दौरान स्टूडेंट सब्जेक्ट पे अटेंशन ना दे और उसका दिमाग अगर पूरे इन्फॉर्मेशन को ना लिखे, तो अब स्टोरेज में दिक्कत होगी और जब स्टूडेंट एग्जाम में रिकॉल करने की कोशिश करेगा तो आंसर उसको पूरी तरीके से याद नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि जब आंसर को एनकोड किया गया था दिमाग के अंदर, तब पूरी मालूमात एंट्री नहीं हुई है। हमारी मेमोरी टेक्निक्स अगर सही ना हो और अगर हर आंसर को हम बाय हार्ट करने की कोशिश करें, तो चांसेस हैं कि एग्जाम में ठीक तरीके से आंसर्स ना आए। बार बार गलत आंसर्स लिखने पे स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास मार खाता है और इससे स्टूडेंट जो है पढ़ाई से या किताबों से दूरी रखना शुरू कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अगर मेमोरी प्रोसेस में कोई है तो वो है पहला स्टेप, वो है एनकोडिंग का। अगर एनकोडिंग ठीक से हो जाए तो स्टोरेज और रिकॉल अच्छी होती है। एनकोडिंग की खासियत यह है कि इसको अटेंशन की सख्त ज़रूरत है और हमारा दिमाग इमेजेस या पिक्चर्स को बहुत जल्दी समझता है और आसानी से एनकोड करता है। अभी जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक शब्द बोलूँगा और आपको उसको सोचना होगा। मंकी। आप क्या सोच रहे हैं? फिर ज़रूर आपके आंखों के सामने एक मंकी का फोटो आया होगा। अब दूसरा शब्द देता हूँ, बंदर। अभी भी आंखों के सामने एक बंदर आया होगा। मैंने जब मंकी बोला या बंदर बोला, दोनों भी वक्त आपका दिमाग आंखों के सामने एक चित्र दिखाता है, ना कि आपके सामने लिख के आता है MONKEY या बंदर हिंदी में लिखा हो। इसका मतलब आपका दिमाग इमेजेस में या पिक्चर्स में सोचता है। इसी को इस्तेमाल करना है मेमोरी प्रोसेस के एनकोडिंग में। अगर हम सही अटेंशन देंगे और जितना हो सकता है उतना टेक्स्ट को, रिटर्न मटेरियल को यानी आंसर्स को इमेजेस में चेंज करके देंगे, तो आंसर्स याद रखना आसान हो जाता है। और जो मैं टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ इस पे हेविली फोकस्ड है। तो अब मेमोरी टेक्निक नंबर 1, एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स की जो टेक्निक है वो कॉमनली यूज्ड है। इसमें शब्दों के पहले अक्षर को जोड़ के एक नया शब्द बनाया जाता है ताकि आंसर को याद करना आसान हो। इसे हम कॉमनली भी बहुत यूज करते हैं, जैसे कि SSLC का फुल फॉर्म है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जो व्हाट्सएप के मैसेजेस में आप अक्सर देखेंगे LOL, वो है एक्चुअली लाफ आउट लाउड, या ASAP उसका मतलब है एज सून एज पॉसिबल। अभी एक आंसर देता हूं मैं आपको, इसको हम सीखते हैं कि कैसे एक्रोनिम से याद करना। पहला सवाल यह है कि हाउ इज बायोमास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसका आंसर है 3 तरीके से, कंबशन, पायरोलाइसिस, बायोगैसिफिकेशन, फर्मेंटेशन। अब इसे हम एक्रोनिम्स की टेक्निक अप्लाई करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो अब एक्रोनिम्स के हिसाब से पहला अक्षर हर शब्द का अगर जोड़ें तो कंबशन का C, बायोगैसिफिकेशन का B और फर्मेंटेशन का F मिलाएं तो शब्द हो जाता है CBF। लेकिन इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए क्यों ना इसमें थोड़ा हम ट्विस्ट लाएं। जैसे देखिए यहाँ पे कंबशन पायरोलिसिस, पहला शब्द कंबशन, उसका पहला अक्षर है C, इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं क, तो मैंने इसको बनाया K। बायोगैसिफिकेशन में मैंने दूसरा शब्द गैसिफिकेशन का G लिया और
नीचे फर्मेंटेशन का F, तो K, G और F, KGF अगर इनको मिलाया तो आसानी से याद हो जाता है। हाउ इज बायोमास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? KGF। दूसरा एग्जांपल देखिए एक्रोनिम्स का। सवाल है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन को कहाँ पे अप्लाई करते हैं? इसका जवाब है मेजरमेंट ऑफ टाइम, ट्यूनिंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टडी ऑफ वेव्स, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखते हैं कि इसको एक्रोनिम्स से कैसे याद कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हर सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसको हाईलाइट करेंगे। तो पहले सेंटेंस में है टाइम, दूसरे में ट्यूनिंग, थर्ड में वेव्स और चौथे में वाइब्रेशन। तो हर शब्द का अगर हम पहला अक्षर लें तो ये हो जाता है TTWV। लेकिन TTWV याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो इस बार एक्रोनिम्स में हम अक्षरों के साथ एक शब्द भी मिलाएंगे, वेव टीवी। देखिए यहाँ पे वेव स्टडी ऑफ वेव्स को डिनोट कर रहा है। टी के ऊपर मैंने छोटा सा 2 लिखा है, तो ये टी टाइम भी देगा और ट्यूनिंग भी, और वी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए है। तो एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक्रोनिम्स से याद रखेंगे, वेव टीवी। मेमोरी टेक्निक नंबर 2, नेमोनिक्स। नेमोनिक किसी भी आंसर को याद करने के लिए एक तरीका है, जो कि एक शब्द भी हो सकता है, एक वाक्य या फिर एक छोटा सा पोएम। इसका बेस्ट एग्जांपल है ABCD सॉन्ग। हम सभी ने बचपन में ABCD सॉन्ग को एक ही धुन में सीखा है और वो हमें आज भी याद है। ये एग्जांपल देखिए, 8 प्लैनेट्स हैं, उनका सीरीज याद रखने का तरीका। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई मर्क्यूरी के लिए, वेरी वीनस के लिए, एजुकेटेड अर्थ के लिए, मदर मार्स को डिनोट करता है, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस, नूडल्स नेपच्यून। यहाँ पे हर प्लैनेट के नाम का पहला अक्षर लिया और उससे एक नया शब्द मिलाकर नए शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया। तो इससे आंसर याद करना आसान हो जाता है। अब क्यों ना इस टेक्निक को हम ट्राई करें। नेमोनिक का पहला एग्जाम्पल, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स? 5 पॉइंट्स हैं इसमें, माइग्रेशन, सोशल सिक्योरिटी, लीगल प्रोविजंस, चाइल्ड लेबर, फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे माइग्रेशन को हम देंगे शब्द माई, सोशल सिक्योरिटी का S लेंगे और उसे बनाएंगे शब्द सिस्टर, लीगल प्रोविजंस को L लेके बनाएंगे लाइक्स, चाइल्ड लेबर का C से बनाएंगे कैट्स, फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन का P लेके बनाएंगे प्लेइंग। सेंटेंस बन गई, माई सिस्टर लाइक्स कैट्स प्लेइंग। सो द चैलेंजेस फेस्ड बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स का आंसर याद रखने के लिए नेमोनिक है, माई सिस्टर लाइक्स कैट्स प्लेइंग। अब चलते हैं तीसरी मेमोरी टेक्निक की तरफ। टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें आप किसी भी चीज़ का एक इमेज या दृश्य बनाते हो अपने मन के अंदर। ये दृश्य के लिए थोड़े रूल्स हैं, जैसे कि आप इसको जितना हो सकता है उतना कलरफुल याद करें, फनी, कुछ मजाकिया बनाएं, उस पर कुछ एक्शन करता हो आपका इमेज, कुछ ऐसा हो कि आपके अंदर एक स्पार्क हो जाए। एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मुर्गी को विजुअलाइज करो, तो आपके मन में अगर पहले जो ऐसे दिखा रहा हूँ ये वाली मुर्गी सोचें, तो शायद आंसर के वक्त आपको ये ठीक से याद ना आए। वहीं अगर मैं और एक मुर्गी दिखाऊं जैसे कि ये, जो कि खास रही हो, तो चांसेस हैं कि ये आपको ज़्यादा आसानी से एग्ज़ाम हॉल में याद आ जाए। मैं ये इमेजेस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझाऊँ कि आप जब भी विजुअलाइज करेंगे किसी चीज़ को, आप उसको जितना इंटरेस्टिंग, कलरफुल, फनी या कुछ एक्शन करते बनाएंगे, उतना आपको एग्ज़ाम के हॉल में याद करना आसान होगा। चलिए क्यों ना विजुअलाइजेशन की टेक्निक को हम ट्राई करें। मैं आपको लिस्ट देता हूँ 5 चीज़ों की, आप इसको इमेजिन कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आउल, ब्रेड, ट्री, बॉल, बॉय। अगर बिना इमेजिनेशन के, बिना विजुअलाइजेशन के इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर लगेगी इसको याद करने में। वहीं अगर आप इसको यूज़ करके एक विजुअल बनाएं, जैसे कि ये एक पेड़ है जो कि हवा में हिल रहा है, उस पर एक उल्लू बैठा है और उसके हाथ में एक डोनट है। डोनट को हम ब्रेड को डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे इस आंसर में, और एक बॉल खेलता हुआ लड़का। अब आपको 5 आइटम की लिस्ट याद करना आसान हो गया, ट्री, आउल, ब्रेड, बॉल, बॉय। अब चलते हैं एक आंसर पे अप्लाई करते हैं इस टेक्निक। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेपर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेपर, फिल्टर पेपर, टिश्यू पेपर, वैक्स पेपर एंड कार्डबोर्ड पेपर। चलिए अब इनको विजुअलाइज करते हैं। फिल्टर पेपर को मैं एक वाटर फिल्टर से कनेक्ट करूँगा। दूसरा, टिश्यू पेपर को एक टिश्यू पेपर का बॉक्स इमेजिन करूँगा।
तीसरा, वैक्स पेपर को मैं, क्योंकि वैक्स से कैंडल बनती है, तो एक कैंडल को विजुलाइज करूँगा। और चौथा, कार्डबोर्ड पेपर, मैं कार्डबोर्ड का बॉक्स विजुलाइज करूँगा। अगर बस इन 4 चीज़ों को ऐसे विजुलाइज करूँ तो शायद ये आंसर याद करना मेरे लिए मुश्किल हो। इसलिए क्यों ना इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊँ और एक टेबल पे पहले वाटर फिल्टर रखूँ, उसके बगल में एक टिश्यू पेपर का बॉक्स। अब चलिए क्यों ना एक कैंडल रखते हैं वहाँ पे, और कैंडल के नीचे लगा हुआ कार्डबोर्ड बॉक्स है, और ये देखिए कैंडल से कार्डबोर्ड का बॉक्स जलने लगा। अब टाइप्स ऑफ पेपर याद करना और आसान होता है, क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन जो है इसमें एक्शन भी आ गया। फिल्टर पेपर, टिश्यू पेपर, वैक्स पेपर एंड कार्डबोर्ड पेपर। चलते हैं मेमोरी टेक्निक नंबर 4 की तरफ, एसोसिएशन। विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है उसमें एक दिक्कत ये है कि हर चीज़ को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि केमिस्ट्री के शायद कुछ कंपाउंड्स हों या मैथ्स के फॉर्मूले हों, लेकिन कुछ हद तक हम एसोसिएशन की मदद से इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि देखिए इन 3 चीज़ों का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बीटा पार्टिकल जो कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओविपेरस यानी एग लेइंग एनिमल्स, फ्लोएम यानी फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। इन तीनों को हम कैसे विजुअलाइज करेंगे? चलिए एसोसिएशन की मदद लेते हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि आप किसी शब्द के एकदम नियर साउंडिंग और एक शब्द को लेंगे और उनको लिंक बनाएंगे। मतलब उसी के जैसे आवाज़ वाला, साउंड वाला कोई और शब्द लो और दोनों के बीच में कनेक्शन बनाओ। आपके दिमाग में ऑलरेडी हज़ारों शब्द हैं, आपकी वोकैबुलरी काफ़ी है। कोई नया वर्ड अगर आपको सीखना हो तो ये चांसेस हैं कि आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई ऐसा शब्द होगा जिसका साउंड, जिसका उच्चारण नए वर्ड के नज़दीक हो। जस्ट नए वर्ड को और पुराने वर्ड को लिंक करना है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। लेते हैं पहला एग्जाम्पल, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हम जानते हैं कि बीटा, अगर उससे हम स्पेलिंग देखें तो दिखता है जैसे बेटा, और हिंदी में बेटा का मतलब है सन। और इलेक्ट्रॉन्स को क्यों ना हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ें और उस बेटे के हाथ में एक बिजली का निशान देते हैं। तो अब ये हो गया बीटा पार्टिकल। अब आप जब भी बीटा पार्टिकल याद करोगे तो ये फोटो आपके आंखों के सामने आएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। उसी तरीके से ओविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स। यहाँ पे हम पहला अक्षर जो है ओ, उस पर फोकस करेंगे। ओ दिखने में अंडे जैसा है, तो ओविपेरस उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि अंडे देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, फ्लोएम, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम के पहले 2 अक्षर को देखिए, PH। इनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो है फ, बिल्कुल फूड के पहले अक्षर F के जैसा है। तो फ्लोएम इज फॉर फूड। चलिए अब विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन दोनों टेक्निक्स को यूज करके क्यों ना इस लिस्ट को याद करें। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया? एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। इस लिस्ट में एल्यूवियल सॉइल और लैटराइट सॉइल को याद करने के लिए इमेजिनेशन इमीडिएटली मुश्किल है, इसीलिए एसोसिएशन का यूज करेंगे। फर्स्ट, एल्यूवियल सॉइल। एलू सुनते ही आलू याद आता है, तो हम एलुवियल सॉइल को आलू से इमेजिन करेंगे। ब्लैक सॉइल के लिए काली मिट्टी, रेड सॉइल के लिए लाल मिट्टी। लैटराइट सॉइल, देखिए इसका इमेज डाला हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन इसको याद करने के लिए क्यों ना लैटराइट को 2 हिस्सों में तोड़ दें। एक है लेट और दूसरा है राइट। तो मैं लेट के लिए एक क्लॉक के सामने एक बंदा भाग रहा है क्योंकि वो लेट हुआ है, उसको इमेजिन करूँगा। और राइट के लिए ये राइट वाला टिक मार्क। डेजर्ट सॉइल के लिए डेजर्ट की रेत, और उस इमेजिनेशन को और कलरफुल बनाने के लिए एक ऊंट भी इमेजिन करूँगा। और माउंटेन सॉइल के लिए स्नो से कवर्ड माउंटेन्स। तो चलिए हमारे आंसर को याद करते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया? पहला है एलुवियल सॉइल, फिर है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। इस दृश्य को देखने के बाद में उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी आसानी से टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया बोल सकेंगे। मेमोरी टेक्निक नंबर 5, चंकिंग। चंकिंग का मतलब है कि किसी भी बड़े आंसर या चैप्टर को टुकड़ों में बांट देना। जैसे कि एक पूरा पिज़्ज़ा अगर हमें मिले तो हम पूरा पिज़्ज़ा एक साथ नहीं खाते,
उसको टुकड़ों में तोड़ के स्लाइसेस बना के खाते हैं। उसी तरीके से किसी भी एक बड़े आंसर को या बड़े चैप्टर को पहले ही अटेम्प्ट में पूरा याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। चैप्टर को या आंसर को टुकड़ों में, भागों में बांटकर हिस्सा हिस्सा करके याद करेंगे। इसको बोलते हैं चंकिंग। हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं? कॉमनली हम फ़ोन नंबर्स को याद करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मोबाइल नंबर है 9916870380। इसको याद करने में आसानी तब होती है जब हम इसको 3 हिस्सों में तोड़ देते हैं। 9916870380। हमारा दिमाग छोटे हिस्सों को बहुत जल्दी याद करता है। या फिर अगर एक ऐसी लिस्ट दूँ जिसमें शब्द हो कार, डॉग, शिप, ब्रिंजल, कैट, स्कूटर, कॉलीफ्लावर, इसको कैसे याद करेंगे? तो हमारा दिमाग इसको आसानी से याद करेगा अगर हम इसको ग्रुप्स में बांट दें। तो एक ग्रुप हो गई व्हीकल्स की, कार, शिप, स्कूटर, एनिमल्स की, डॉग एंड कैट, वेजिटेबल्स की, ब्रिंजल एंड कॉलीफ्लावर। इसको हम और इफेक्टिव बना सकते हैं अगर हम कलर कोडिंग का इस्तेमाल करें। अगर हम ग्रुप्स को अलग अलग कलर के पेन से में लिखें, जैसे कि व्हीकल्स को लाल रंग में, एनिमल्स को ब्लैक रंग और वेजिटेबल्स को ग्रीन रंग में लिखें, तो हमारा दिमाग इसको बहुत आसानी से याद करता है। इसी तरीके से अगर आप एक ही दिन में 2 या 3 चैप्टर पढ़ने वाले हों, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जब नोट्स बनाएं तो उसको भी अलग अलग कलर के पेन यूज़ करें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप आंसर को याद करने की कोशिश करें तब आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा आंसर कौन से चैप्टर में आता है। मेमोरी टेक्निक नंबर 6। ये टेक्निक का नाम है मेमोरी पैलेस। इसको माइंड पैलेस टेक्निक भी बुलाते हैं। काफ़ी फेमस टेक्निक है और बहुत सारे मेमोरी स्पेशलिस्ट इसी को इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस इम्पॉर्टेंट टेक्निक को सीखते हैं। इस टेक्निक में एक फेमिलियर लोकेशन इस्तेमाल की जाती है। फेमिलियर लोकेशन वो है जिस लोकेशन से आप कंप्लीटली वाकिफ हो। उस लोकेशन के अंदर के कमरे, उसका स्ट्रक्चर सब आपको पता हो। बेस्ट एग्जांपल होगा आपका घर। अब उसको अंदर से इमेजिन कीजिए। आपके घर में दाखिल होते ही सबसे पहला कमरा कौन सा आता है उसे इमेजिन कीजिए। उसके बाद में कौन सा सेकंड रूम, फिर थर्ड रूम कौन सा है, चौथा, पांचवा, छठा। ये कमरे आपके दिमाग में एकदम फिक्स्ड हैं, ठीक है? तो क्यों ना अब हम मेमोरी पैलेस टेक्निक यूज करके इस लिस्ट को फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर को हम मेमोरी पैलेस में कन्वर्ट करके इस लिस्ट को याद करने वाले हैं। आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करते जाइए जो मैं बोलता हूँ। पहला कमरा, जैसे आपने दरवाजा खोला तो पाया कि वहाँ पे जमीन में हर तरफ आलू है। दूसरे कमरे में गए तो दूसरे कमरे में खोला तो काली मिट्टी के थैले रखे हुए हैं। जब आप बाहर आए और तीसरे कमरे को गए तो तीसरे कमरे में छत में से लाल मिट्टी गिर रही है। जब चौथे कमरे में आप गए तो उसके अंदर एक बंदा था जो कि भाग रहा था और बोल रहा था कि वो काम के लिए लेट हो रहा है। पांचवा कमरा जब आपने खोला तो उसके अंदर एक ऊंट बैठा था। और छठा कमरा जैसे आपने खोला तो जमीन फट के एक पहाड़ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। याद हो गया ये सब? अब मैं चाहूंगा कि आप पॉज करें इस वीडियो को और हर कमरे में जो जो चीजें थी उसको सीरियली याद करें। उम्मीद है कि आपको 6 के 6 आइटम्स भी याद हुए हों और उम्मीद है कि आप इस लिस्ट को उल्टा भी बोल सकेंगे। माइंड पैलेस की ये खासियत है कि इसमें सीक्वेंस में याद करने की चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं और आप सीक्वेंस में गलती नहीं करते। अलग अलग आंसर्स के लिए आप अलग अलग जगहों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक आंसर के लिए शायद आपका घर, दूसरे के लिए स्कूल, तीसरे के लिए मार्केट प्लेस। और भी ज़्यादा आंसर्स याद करने हो तो घर का एक कमरा ले सकते हैं जैसे कि किचन, और उसमें आप 6 या 10 आइटम याद कर सकते हैं। एंटर करते ही पहले समझिए कि आपका डाइनिंग टेबल आ रहा है, उसके बाद में फ्रिज आ रहा है, फिर किचन का काउंटर आ रहा है। ऐसे अगर आपकी लिस्ट बनती जाए तो वॉशरूम भी आपको आंसर्स याद करने में हेल्प कर सकता है। मेमोरी टेक्निक नंबर 7। जब आपने ये सब टेक्निक सीख लिए तो अब बारी आती है कि इसको कितनी बार रिपीट करना है। स्पेस रिपीटिशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको बताती है कि याद किया हुआ आंसर अगली बार कब रिव्यू करना है। आंसर्स को बार बार रिपीट करके फिर से रिव्यू करना है, लेकिन रिव्यूज के बीच में जो टाइम गैप है इसको बढ़ाते जाना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। समझिए आपने आज एक नया आंसर याद किया तो उसको दूसरी मर्तबा आप रिव्यू करेंगे 8 घंटे बाद। इसके बाद में अगला रिव्यू होगा 24 घंटे बाद। उसके बाद अगला रिव्यू 1 हफ्ते बाद होगा। इसके बाद अगला रिव्यू होगा 2 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद।
अगर इस तरीके से आप रिव्यू करेंगे तो ये आंसर आप एग्जाम तक अच्छी तरीके से याद रख सकेंगे। स्पेस रिपीटेशन टेक्निक सक्सेस होने के लिए जरूरी है कंसिस्टेंट रहना, रेगुलरली पढ़ाई करना, एक डायरी मेंटेन रखना और आंसर्स को उतने दिन और उतने घंटों के बाद में रिव्यू करना। स्पेस रिपीटेशन टेक्निक को अपने वीक पॉइंट्स एंड वीक सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कीजिए तो बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ साथ एक्टिव लर्निंग को भी मत छोड़िए। जब भी आप किसी आंसर को रिव्यू करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उस आंसर के बारे में कुछ नया सीखें ताकि आपका आंसर और बेहतर होते जाए। अगर आपको ये मेमोराइजेशन टेक्निक्स फाउंडेशन क्लास पसंद आई हो तो हमारा एक एडवांस क्लास भी है जिसमें हम और 6 अलग अलग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि माइंड मैप, फ्लैश कार्ड टेक्निक, स्टोरी टेलिंग या कहानी बोल के कैसे याद रखना, स्टडी प्लानर कैसे लिखते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव रिकॉल की टेक्निक क्या है और साउंड बेस्ड लर्निंग यानी सुन के कैसे आंसर्स को याद रखना और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना। अगर आपको मेमोराइजेशन टेक्निक्स की फाउंडेशन क्लास पसंद आई हो और एडवांस क्लास भी चाहते हो, आप या आपकी क्लासरूम अगर हमें अप्रोच करें तो हम जरूर इस क्लास को अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन टेक्निक्स को आप रोजाना अप्लाई करोगे और एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स लाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।